नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। चाय पे चर्चा पे आज हमारे साथ एक ऐसे होनहार, बहुप्रतिभा के धनी, मात्र 23 वर्ष की उम्र में जिन्होंने एक किताब लिख डाली और 21 वर्ष की उम्र में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। पिलानी के निवासी हैं, वर्तमान में वे मुंबई रहते हैं, मगर हमारे लिए खुशी की बात है कि उनके पूर्वज जैसलमेर से हैं। उन्होंने पिलानी में अनेक समाज सेवा के कार्य किए हैं। इन दिनों वो जैसलमेर भ्रमण पर आए हुए हैं। यहाँ भी उन्होंने अनेक समाज सेवा के कार्य किए, गरीबों में कंबल बांटे और भी करने की तमन्ना है। हमारे बीच हैं डॉक्टर मधुसूदन मालानी। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। मधुसूदन जी, आप जैसलमेर आए हैं, निश्चित रूप से एक पर्यटक के रूप में आए हैं और उसके बाद में आपको यहाँ लगा कि मुझे यहाँ समाज सेवा करनी चाहिए, तो आपने समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम किया है। मगर हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप किस तरह से मुंबई में रहते थे, मुंबई में किस तरह से पढ़ाई की आपने, किस तरह से आप वापस पिलानी आए और समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े। खम्मा घड़ी विमल जी, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मंच बनाया है जिससे आप लोगों से रूबरू होते हैं और लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं। और मैं विशेष रूप से आपके डेजर्ट स्टॉर्म को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि आपको विदित है, जैसलमेर में हम आए थे तो हमने यहाँ पे काफ़ी यहाँ की जो कला है, संस्कृति है, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। यहाँ के लोगों से मिले, उनसे बातचीत करी, उनके विचार समझे देश के प्रति, राजस्थान के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा अनुभव कल हुआ था जब हम एक मानसिक पीड़ित जो बच्चे रहते थे उनके वहाँ गए थे और हमें उन्हें भोजन सेवा कराने का एक लाभ प्राप्त हुआ था। तो उस समय मेरे दिमाग में ये विचार आए कि हम कितने भाग्यवान हैं कि प्रभु ने हमें एक मस्तिष्क दिया है जिसके कारण हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और अगर ये मस्तिष्क का हम जीवन में जो कहते हैं मनुष्य के उद्धार के लिए या पशु पक्षियों के उद्धार के लिए अगर हम इसे यूज़ नहीं करें तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे लिए। तो इसीलिए आज कल भी हमने जो ये प्रकार से एक प्रक्रिया करी थी, उसके बाद में पाक विस्थापित जो बस्ती थी वहाँ पे भी कंबल वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों से जनता से जुड़ाव होता है और जैसलमेर की परंपरा जो संस्कृति रही है उनसे भी एक रूबरू होने का मौका मिलता है। आपके बारे में कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत रही है कि जिसमें जो योग्यता होती है वो बचपन में दिख जाती। तो आप शुरू से ही प्रतिभावान रहे हैं। स्कूल के ज़माने से आपने किस तरह से पढ़ाई की, आप किस तरह से आगे बढ़े, उसके बारे में हमें जानकारी दें। तो सबसे पहले तो ये मैं मेरे गुरु जी को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो गुरु जी के मार्गदर्शन में हमें जो संस्कार मिले थे बचपन से, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेरणा मिली कि आगे कैसे जीवन जिया जाए, लोगों का उद्धार किया जाए। और गुरु जी हमेशा ही ऋग्वेद की बात कहते थे कि लोक समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि हम अगर हमारी पृथ्वी को सुखी रखेंगे, आसपास के लोगों को सुखी रखेंगे, तो यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। और इससे अगर जनता का उद्धार होता है तो ये ईश्वर का कार्य है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप और आपका परिवार लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा है, हमेशा गरीबों की, दुखियारों की, ज़रूरतमंदों की मदद करता रहता है। पिछले जब 3 साल पहले जब कोविड की महामारी आई एक तरह से विश्वव्यापी, तो उस दौरान आपने पिलानी में किस तरह से कार्य किया था। पिलानी के लोग आज भी बताते हैं कि बहुत आपके एहसानमंद है, कई लोगों की आपने जान बचाई थी, कई तरह के ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को राहत मिली थी। तो उस संबंध में हमें बताएं। तो शुरुआत में जब हम जैसे पिलानी में कोरोना की लहर आई थी, तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि एक महामारी के रूप में आई थी और सभी लोग पीड़ित थे, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो। उस समय में हमने एक देखा था कि
भाई मास्क, सैनिटाइज़र, अन्य का सामान, ये तो हम प्रोवाइड जहाँ यथाशक्ति कर रहे थे, घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें जो एक देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की किल्लत अधिक रूप से हो गई थी। और क्योंकि हम बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी से जुड़े हुए हैं तो हमने देखा कि लोग पेशेंट लाते थे और दरवाजे पर उनकी मृत्यु हो जाती थी सांस भरने के कारण या इत्यादि, और हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। ये तो एक विश्व में ही एक लड़ाई के प्रकार से थी। तो उस समय हमने काफ़ी चक्कर काटे थे कलेक्टर ऑफिस में और सरकारी तंत्र से बातचीत करी कि कैसे भी प्रकार से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन तब उनके भी हाथ बंधे हुए थे क्योंकि ये स्थिति ही इतनी गंभीर थी। तो उस समय हमने निर्णय किया था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो तुरंत प्रभाव से हमने एक ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी और उसे पूर्णतः स्थापित भी कर दिया था। और ये डेनमार्क से सारी मशीनें इंपोर्ट होके आई थी और मैं मानता हूँ ये हमारे ज़िले का सबसे पहला निजी ऑक्सीजन प्लांट बन के रह गया था। और अभी भी जब कोविड की लहर आने की संभावित लहर बता रहे हैं तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिरला सार्वजनिक अस्पताल और भी बेहतर रूप से तैयार है कोविड से लड़ने के लिए, और हम सब आप जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। बिरला सार्वजनिक हॉस्पिटल पिलानी में है, वो एक तो कार्य करती है, उसके अलावा भी आपकी समाज सेवा में पशु के क्षेत्र में पशुओं की अस्पताल या ये सार्वजनिक, ये तो बात हुई कोविड के टाइम की जो आपने मदद की, उसके अलावा आपकी चैरिटी के माध्यम से क्या क्या कार्य होता है? तो बेसिकली जैसे कि जब हम शुरुआत में जाते थे तो रास्ते में आप देखते हैं कि जो बेसहारा पशु है इनका कोई सहारा नहीं है, कोई गाड़ी रैश ड्राइविंग कर लेती है तो इसके चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने पशुओं की भी जगह एक प्रकार से ले ली है तो उनके लिए भी घूमने के लिए जगह बची नहीं है। तो कभी कभी वो रास्ते में आ जाते हैं, उनकी आकस्मिक मौत भी हो जाती है, अन्य कारण है, कई कारण है। तो इस परिस्थिति में हमने बिरला सार्वजनिक अस्पताल के अंदर ही एक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया था, जिसमें जो बेसहारा पशु है उनके लिए निःशुल्क इलाज होता है पूरे ज़िले में। तो हमारी टीम जाती है, उन्हें जो भी फर्स्ट एड या उपचार की आवश्यकता है वो उन्हें प्रोवाइड करा देती है मौके पे। तो क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि पशु पक्षियों के से ही हमारा जीवन चलता है, मनुष्य का तालमेल बना रहता है और प्रकृति की सेवा है आखिरी में। तो ये कुछ कार्य जो हमने किए थे। साथ ही जैसे झुंझुनू ज़िले में पानी की बहुत किल्लत है, कई जगह दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, तो ऐसे गांव ढाणी जाकर हमने बोरवेल भी खुदवाए हैं जहां भी आवश्यकता हो। कोई हरिजन बस्ती है वहां भी हमने करवाए थे, और इत्यादि जहां भी व्यवस्थाएं दिखती है उनके लिए भी हमने काम किया था। साथ ही महिलाएं, क्योंकि पिलानी में मटका प्रथा या पूरे झुंझुनू ज़िले में मटका प्रथा भी चलती है, जिससे एक महिला के रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है, बच्चों की पढ़ाइयों पे इफ़ेक्ट होता है और दूर दूर तक चल के पानी लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक वाटर व्हील, जिसे वाटर ड्रम कहते हैं, जो स्वचालित होते हैं, उसमें कम से कम 90 लीटर पानी की कैपेसिटी उसमें होती है और आप आराम से उसको ला जा कर सकते हैं। तो ये भी हमने वितरण किए थे काफ़ी जगह जगह जाकर। आपने नर्स सेवा, नारायण सेवा कोई एक तरह से ध्येय माना। आपने जिस तरह से कहा कि पशुओं के लिए चारागाह नहीं रहे हैं, गोचर भूमि नहीं रही है, ये बात आपकी एकदम सही है कि इसी कारण से पशु उनसे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसके दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, मूक पशु मर जा रहे हैं, पशु पक्षियों की वही स्थितियाँ हैं। तो आपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। आपके बारे में एक बात बता दूं, आपने 23 वर्ष की उम्र में एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिबुलियंस कोड। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा उसको जूम करे। हम इस किताब उन्होंने लिखी है, उसके बारे में भी आपसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, किस तरह से आपने ये जो किताब लिखी है द मिबुलियंस कोड, इसके बारे में बताएंगे। पहले तो इसका अर्थ क्या है? तो मिबोलियन जो शब्द है, ये बेसिकली ये किताब मैंने लिखी थी। मैं ऋषिकेश में 10 दिनों के लिए एक मेडिटेशन के लिए गया था, ध्यान करने के लिए। उस समय हमने जो है सिर्फ जो रॉ सब्जियां होती है उस पे 10 दिन निकाले थे और ध्यान करते थे। तो उस समय काफ़ी प्रश्न जैसे एक नए साधक को आते हैं कि भाई जीवन क्या है और हम कौन हैं और क्यों आए हैं। तो ऐसे प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे भी अंदर आए थे और इन्हीं अनुभव को व्यक्त करते हुए मैंने ये किताब लिखी थी। और इसका मूल अर्थ यही है कि मन, शरीर और आत्मा, यानी माइंड, बॉडी, सोल, उससे ये मिबोलियंस बनता है।
जिसके कारण अगर हम देखें तो जीवन में यही सत्य मैं मानता हूँ, क्योंकि यही ईश्वर का भी रूप है, पंच महाभूतों का शरीर है, पंच महाभूतों में ही मिल जाना है आखिरी में। तो अगर इसके माध्यम से जनता की सेवा होती है तो मैं मानता हूँ ये एकमात्र जीवन का उद्देश्य बन जाता है। तो इसी की प्रेरणा से ये किताब लिखी गई थी। चाय पे चर्चा पे हम डॉक्टर मधुसूदन मालानी से चर्चा कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद फिर उनसे चाय पे चर्चा करेंगे। अब तक उन्होंने जो समाज सेवा के क्षेत्र में बात बताई, अब राजनीतिक क्षेत्र की और अन्य क्षेत्र के संबंध में भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर से जुड़ी सही, सटीक और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, चाय पे चर्चा पे ब्रेक के बाद एक बार फिर डॉक्टर मधुसूदन मालानी से चर्चा करेंगे। इतनी कम उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली, किताब लिख ली, समाज सेवा में इतने बड़े काम कर दिए जो 60 वर्ष की उम्र में जाके आदमी सोचता है, वो सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने कर दिए। ध्यान योग ऋषिकेश में जाके किया। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से आई है? तो विमल जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इतना योग्य समझ रहे हैं और इतनी सराहना कर रहे हैं। लेकिन हम छोटा सा प्रयास करते रहें समाज सेवा के इसमें भी और अध्यात्म के इसमें भी। तो प्रेरणा स्रोत तो हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे गुरुजी रहे हैं और गुरु के ही मार्गदर्शन पे चलते हैं। और जब हम एक सात्विक विचारधारा रखते हैं जीवन में, एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो परिस्थितियां भी सकारात्मक बनती चली जाती है और परिस्थितियां ही प्रेरणा देती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मनुष्य हमेशा अपने आप को जो चिंतित महसूस करता है, अगर वो अपने किसी भी आराध्य पर विश्वास रखे, तो मैं मानता हूँ कि रास्ते खुलते जाते हैं। और अगर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे निकलते हैं तो जनता भी पीछे आती है और आपको कोई सहयोग भी मिलता है और ईश्वर का प्रेम भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है। मैं तो अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। इसी मंत्र को लेकर आपने ये काम शुरू किया है कि मैं काम करना शुरू किया, लोग जुड़ते गए, अनेक तरह की समाज सेवा क्षेत्र में काम करते गए। एक सवाल आपसे मेरा ये है कि समाज सेवा एक अलग विषय है। समाज सेवा को राजनीतिक क्षेत्र में आकर बेहतर ढंग से बेहतर ढंग से समाज सेवा की जा सकती है। तो आपकी कोई मंशा राजनीतिक क्षेत्र में आकर समाज सेवा करने का है क्या? देखिए, मुझे याद आते हैं इस सवाल पे गांधी जी याद आते हैं, जब वो कहते थे कि 2 प्रकार से सेवा हो सकती है, एक सत्याग्रह से और एक सत्ता से। तो सत्याग्रह से सेवा करने के लिए आपको कोई पद की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। और जो कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी लोगों ने सत्याग्रह करके एक हासिल की थी एक मंजिल। लेकिन कुछ समय बाद आप सत्याग्रह की भी एक लिमिट होती है। अब आप सड़क तो बना नहीं सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, ये तो सत्ता का काम है। तो अगर आपको एक बहुत ज़्यादा विकास करवाना है या आपको एक ज़मीनी स्तर पर पहुंचना है, तो सत्ता का आपको ज़रूर है कि आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये हमारे यही विचारधारा रही होगी। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बना है हमारे देश में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा ही हो, उसे एक चुनाव लड़ने का अधिकार सरकार देती है, ताकि वो भी राजनीति में आए, अपना पक्ष रखे और देश को अपनी दिशा और दशा दोनों भी सुधारे। तो मैं मानता हूँ कि यदि सत्याग्रह में कि हम एक पड़ाव पार कर देते हैं, तो अवश्य रूप से सत्ता में भी जाने का एक इच्छा रहेगी। और अगर जनता सपोर्ट करती है, जनता का प्रेम बना रहता है, तो अवश्य रूप से इसे आगे भी ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाने की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आपने बताया राजनीति से दशा और दिशा बदली जा सकती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में आप वर्तमान में किस पार्टी में आपकी मंशा रहेगी कि मैं इस पार्टी से जुड़कर कोई चुनाव लड़ूं? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से सनातन संस्कृति की बात करते थे।
तो मैं मानता हूँ कि सनातन संस्कृति इस देश को कायम रखती है, क्योंकि वो सनातन है, वो कभी भी बदलती नहीं है। तो ऐसी संस्कृति से जब हम जुड़ते हैं तब हम अवश्य रूप से वसुदेव कुटुंबकम ऐसी भावना को अंदर ला सकते हैं और देश का समुच्चय विकास कर सकते हैं। और जो भी पार्टी सनातन संस्कृति को मानती हो या इस पथ पे चलती हो, मैं अवश्य रूप से उनके साथ जुड़ना चाहूँगा और आगे बढ़ के उनके साथ कार्य करके देश का विकास में एक अपना भी छोटा सा योगदान देना चाहूँगा। आप राजनीतिक दौर से देना चाहेंगे? आपने जिस तरह से एक मंझे हुए राजनेता की तरह बात की है और सनातन धर्म, और आपका नाम न लेते हुए भी आपका इशारा भाजपा की तरफ से है कि आप भाजपा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो सारी बातें कही है वो सारी बातें, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सनातन धर्म, ये सारी भाजपा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? अवश्य रूप से अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, भाजपा से ज़्यादा देखिए जनता मेरे लिए ज़रूरी है। अगर जनता ये मानती है और मुझे काबिल समझती है तो अवश्य रूप से हम बिल्कुल लड़ेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि मधुसूदन जी के फॉर फादर्स जैसलमेर के हैं, आपके पूर्वज। आप जैसलमेर आए हाँ अभी पर्यटक के तौर पर, आपको निश्चित रूप से अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम रहा होगा। तो आपका जैसलमेर के प्रति क्या है? जैसलमेर में भी समाज सेवा क्षेत्र में कुछ कार्य करने की आपकी मंशा है कि यहाँ भी कई तरह की जो आवश्यकता है उसके लिए कुछ समाज सेवा करें? हाँ जी, हमारे ऐसे कहते हैं कि कई वर्ष पूर्व कोई हमारे जो परदादा या कोई थे वो जैसलमेर विराजते थे। तो मैं मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे अकाल आ गया था तो कई लोग यहाँ से इस धरती को छोड़ के भी चले गए थे। तो मैं मानता हूँ लेकिन कहीं वो जड़ें हमेशा मजबूत रहती है, वो खींच लाती है इंसान को, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने पे हो। तो उसी प्रकार से हम अवश्य रूप से जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति ही हमारा जो परिवार का सदस्य हम मानते हैं, तो उस दिशा से हम अवश्य रूप से कोई सामाजिक कार्य यहाँ पे भी अगर आवश्यक हो हमारी, तो हम अवश्य रूप से यथाशक्ति करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। साथ ही जैसे कल ही हमने जो बताया कि बच्चों के लिए भी भोजन व्यवस्था कराई थी और कंबल वितरण का भी एक कार्यक्रम किया था, तो उसी प्रकार से आना जाना बना रहे, भले ही वो समाज सेवा ही उसका क्यों बहाना नहीं हो। आपने जैसलमेर आए, आपको किस तरह का लगा जैसलमेर? आप शायद पहली बार आए हैं जैसलमेर जी। तो अन्य जगह भी घूमे और यहाँ भी देखा आपने, जैसलमेर में अन्य में आपको कैसा लगा कि यहाँ की भूमि में आके आपको कैसा लगा? देखिए, मेरे गुरुजी ने मेरा नाम मधुसूदन रखा था। तो मधुसूदन जैसा कि आपको पता है कृष्ण का नाम है और ये यदुवंशों की धरती रही हुई है और कृष्ण, ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के एकमात्र राजा है पूरे राजस्थान में जो अपने लूनर डायनेस्टी यानी चंद्रवंश से आते हैं। तो एक अपनापन, एक आत्मीयता तो अवश्य रूप से लगती है और वो खींच भी लाती है। और मैं कहूँगा इसकी माटी में ही ऐसा कुछ है कि आप यहाँ पे कदम रखते से ही एक शांति का एक आभास होता है, एक अपनेपन का आभास होता है। और यहाँ पे जो प्रेम लोगों ने दिया, लोगों से हम मिले घर घर जाकर भी, उनने भी बहुत प्रेम और सराहना दी। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं चाहूँगा कि मैं हर साल यहाँ पे कम से कम आऊँ। आपने जैसे बताया कि आपने जो भी है कहाँ प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा से किया, ये तो है समाज सेवा का, अध्यात्म का क्षेत्र, मगर राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको गॉड फादर या गुरु की जरूरत होती है। आजकल गॉड फादर कहते हैं, नहीं तो अपन गुरु कहते हैं कि गुरु की जरूरत होती है। आप किसको राजनीति में आदर्श मान के चल रहे हैं? देखिए, राजनीति अगर हम देखें तो आज हमारे देश में, क्योंकि हम एक यदुवंश की धरती पे है, तो कृष्ण हमेशा कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी हम द्वारका जैसी नगरी को जिनने चलाया था, भाई मैं मानता हूँ वो सबसे बड़े राजनेता थे उस ज़माने के। और आज भी उनके कहे हुए हर वाक्य आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ और वो सनातन है, वो आज युगों युगों तक गुरु रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीति की कोई हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो आपने अपना गुरु जिसको माना है तो निश्चित रूप से सारी बाधाएं पार होगी और आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चाय पे चर्चा पे हमने डॉक्टर मधुसूदन मालानी से समाज सेवा, उनके आध्यात्म, उनका समाज के प्रति क्या भावना है और राजनीतिक क्षेत्र में क्या उनकी इच्छाएं, किस तरह से वो समाज की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, उस पर चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।